गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें के करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये है फुकाकू कंप्यूटर। फुकाकू कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है जो कि किस देश से संबंधित है, तो ये जापान से संबंधित है। इस कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करें तो ये कंप्यूटर 1 सेकंड में 415 क्वाड्रिलियन की गणना ये कर सकता है। और अगर वहीं भारत के सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर की बात किया जाए तो वो है परम सिद्धि जो कि दुनिया के सबसे तेज 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में 63वीं रैंक रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध और दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर जापान का फुकाकू है। ठीक है, आते हैं आज के सेशन पे और सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? गाय राइडर, गिलबर्ट होंगबो, जुआन सोमाविया या फिर मिशेल हेंसन? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है बी, गिलबर्ट होंगबो को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री थे गिलबर्ट एफ होंगबो और इनको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये इस पद पर नियुक्त होने वाले 11वें प्रमुख हैं और ध्यान रखिएगा इस पद पर धारण होने वाले, इस पद को धारण करने वाले ये पहले अफ्रीकी भी हैं। ठीक है, वहीं बात किया जाए इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा जो वर्ष 2022 से लेकर के 2027 तक होगा और ये अपने पद को अक्टूबर 2022 में धारण करेंगे। वर्तमान में जो इस पद पर नियुक्त हैं वो हैं ब्रिटेन के गाय राइडर जो कि वर्ष 2012 से इस पद पर नियुक्त हैं। अगर हम ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी और ये वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बना था। वर्तमान में इसमें 187 सदस्य देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय यानी कि ILO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये था हमारा आज का पहला प्रश्न जिसमें से हम लोगों ने 2-3 चीज़ें प्रमुख देखी। सबसे पहले ILO के प्रमुख के महानिदेशक के बारे में देखा और साथ ही साथ ILO के बारे में देखा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किस अभिनेत्री को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम्स 100 इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया है? दीपिका पादुकोणे, आलिया भट्ट, कीर्ति सेनन या फिर विद्या बालन? तो इसका आंसर है ए, दीपिका पादुकोणे को टाइम्स 100 इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया है। किस कारण से? मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के कारण। ठीक है, तो ये बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोणे और इनको टाइम्स 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के पुरस्कार विजेताओं में से एक के रूप में नामित किया गया है। देखिए इनके अनुसार इन्हें वर्ष 2013-14 में डिप्रेशन हुआ था और उसके कारण से किसी और को भी इस तरह की चुनौतियों का सामना न करना पड़े तो इन्होंने एक अभियान चलाया। ठीक है, और वो क्या था, इनका जो एक फाउंडेशन की स्थापना इन्होंने किया और उस फाउंडेशन का नाम है लीव लव लव फाउंडेशन। ठीक है, लीव लव लव फाउंडेशन। और इस फाउंडेशन के माध्यम से इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों और जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया और उनके इसी कार्य के लिए टाइम्स 100 इम्पैक्ट अवार्ड सूची में इनको शामिल किया गया है। इस सूची में दीपिका पादुकोणे के अलावा 6 अन्य वैश्विक नेताओं को भी शामिल किया गया, यानी कि 6 अन्य लोगों को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जिस समारोह में इनको सम्मानित किया गया इस पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था दुबई में। किस संग्रहालय में? भविष्य के संग्रहालय में। ठीक है, और वहीं पर इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम्स 100 इम्पैक्ट अवार्ड प्रदान किया गया दीपिका पादुकोणे के और इनकी कौन सी फाउंडेशन है? लीव लव लव फाउंडेशन। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2012 का शुभारंभ किया गया है? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, रामनाथ कोविंद जी या फिर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा? तो इसका आंसर है सी, यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 का शुभारंभ किया गया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 का शुभारंभ किया है। इस अभियान का ये जो अभियान है ये 30 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, और इस वर्ष इस अभियान का जो है किस पर केंद्रित है ये अभियान? तो ये भूमिगत जल स्रोतों के विकास और जल ग्रहण क्षेत्र के विस्तार पर केंद्रित है। ठीक है,
इस अवसर पर राष्ट्रपति जी ने नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी प्रदान किया और ये देखा जाए तो इस पुरस्कार के तहत 11 श्रेणियों में राज्यों, संगठनों और व्यक्तियों को 57 पुरस्कार दिए गए। या तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में देखा जाए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है, राजस्थान को दूसरा स्थान और तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अगर हम वही बात करते हैं जल शक्ति अभियान की, तो इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में किया गया था। साथ ही वर्ष 2019 में ही जल जीवन मिशन की भी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए है जो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है उसमें जो है उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट एबेला ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है, यानी कि किस देश के ये वर्तमान में भी प्रधानमंत्री थे और इनको पुनः जो है प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना गया है और ये दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किए हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट एबेला। तो इन ग्रीस के लिए, सर्बिया के लिए, अजरबैजान के लिए या फिर माल्टा के लिए। करेक्ट आंसर इस डी है। माल्टा के ये प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट एबेला और इनको फिर से जो है चुना गया है और अपने दूसरे कार्यकाल के लिए उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। तो ये माल्टा के प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट एबेला और इन्होंने अपनी सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के 2022 के आम चुनाव में भारी जीत हासिल की है और इसी के साथ साथ इन्होंने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली है। माल्टा के अगर वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो जॉर्ज वेला है। जॉर्ज वेला जो कि माल्टा के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा जो है इन्हें शपथ ग्रहण कराया गया है। ठीक है, माल्टा की दोस्तों बात करें तो ये भूमध्य सागर में स्थित एक देश है। ठीक है, माल्टा, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके उत्तर में कौन सा देश स्थित, इटली है। ठीक है, आप दक्षिण में देखिए लीबिया है, ट्यूनीसिया इसके क्षेत्र में स्थित है। तो मेडिटेरेनियन सी में स्थित माल्टा, जिसकी राजधानी वेलेटा है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, असम राज्य में स्थित है। असम जो कि उत्तर पूर्व का राज्य है, 7 सिस्टर्स में से एक है और वहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और ये जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान में एक गणना की गई है। ठीक है, इस कारण से ये राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा था। तो यहाँ पे गणना की गई है और इस गणना के अनुसार ये बताया गया है कि यह जो राष्ट्रीय उद्यान में जो एक सींग वाले गेंडे हैं, उन गेंडों की संख्या में पिछले 4 वर्षों में 200 की वृद्धि की हुई है। बहुत अच्छी खबर है। और इसी के साथ साथ इस गणना में ये बताया गया है कि पार्क में कुल अब कितने जो है गेंडों की संख्या हो गई है, 2613 गेंडों की संख्या हो गई है, जो कि पहले वर्ष 2018 में कितनी थी? ये 2018 में 2413 थी। ठीक है, वहीं अगर हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, जो कि असम का सबसे पुराना पार्क है, इसे 1974 में ठीक है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और यह 2006 में एक टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने महान भारतीय एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है और इस राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में राष्ट्रीय यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो दुनिया के एक सींग वाले गेंडों की 2/3 संख्या जो है वो रहती है। ठीक है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ये था। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि असम में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में कौन से राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया था, आप मुझे आंसर करें। अगला है हमारा भारत बैडमिंटन संघ। ठीक है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हेमंत बिस्वा शर्मा को, देवेंद्र सिंह को, अलकनंदा अशोक को, प्रकाश पादुकोणे को। दोस्तों आंसर इज ए है। हेमंत बिस्वा शर्मा को भारत बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मौजूदा अध्यक्ष ये हैं भी हेमंत बिस्वा शर्मा को, उनको दोबारा से जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारतीय बैडमिंटन संघ का और इन्हें वर्ष 2022 से लेकर के 26 के लिए दूसरे 4 सालों के कार्यकाल के लिए इन्हें पुनः निर्विरोध चुना गया है। इन्हें जो है पहली बार वर्ष 2017 में भारतीय बैडमिंटन संघ का प्रमुख बनाया गया था। इसके अलावा देखा जाए तो शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष हैं और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्य करते हैं। अगर हम बात करें भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना का, तो 1934 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो संघ यानी कि इस मुख्यालय, इसका भारतीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय देखिए कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हेमंत बिस्वा शर्मा को। अगला प्रश्न है सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब
किस देश की टीम ने जीता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या फिर भारत? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत ने जीता है। ठीक है, सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब, ठीक है, बांग्लादेश के अगेंस्ट में। तो सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब भारतीय महिला टीम ने अपने नाम किया है। यहाँ पे देखा जाए चूँकि 4 लीग हुई थी जिसमें अंतिम लीग में बांग्लादेश जीता था, उसके बावजूद जो है बेहतर गोल के अंतर के कारण इस टूर्नामेंट का चैंपियन कौन बना? भारत बना। ठीक है, काफ़ी गोल का अंतर था क्योंकि भारत जो है, भारत का जो गोल अंतर था ये +11 था, जबकि बांग्लादेश का कितना था? +3। ठीक है, इतना था। वहीं देखा जाए भारत की जो लिंडा कोम ने सर्वाधिक गोल किए और टूर्नामेंट की मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रही हैं। इसके प्रति ये जो प्रतियोगिता हुई थी उसका आयोजन जमशेदपुर जो कि झारखंड में है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन था? भारत था। ठीक है, और इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रही हैं? लिंडा कोम, जिन्होंने सर्वाधिक गोल किए हैं। ठीक है, अगला है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस स्थान पर वड़िका नामक एक शाही निर्माण इकाई शुरू किया है? शाही जो आप नोटों के ऊपर जो इंक लगती है जिस पे लिखने का कार्य होता है उसकी एक इकाई स्थापित किया गया है वड़िका नामक। और ये कहाँ पे? लखनऊ में, मैसूर में, बेंगलुरु में या फिर चेन्नई में? दोस्तों इसका आंसर है बी, यानी कि कर्नाटक में मैसूर में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वड़िका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1500 मैट्रिक टन की वार्षिक स्याही निर्माण क्षमता के साथ मैसूर कर्नाटक में वड़िका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है। ठीक है, तो ये देखा जाए 1500 मैट्रिक टन की वार्षिक स्याही निर्माण क्षमता है इस इकाई की। और कहाँ पे इसका किया गया है? वड़िका नामक इकाई की, जो कि एक स्याही निर्माण इकाई है, ये मैसूर कर्नाटक में किया गया है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। और यहाँ पे देखा जाए रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी ने भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्याही निर्माण इकाई वड़िका को राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, उनके द्वारा किया गया। इसी के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने अपनी सहायक भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की भी आधारशिला उन्होंने रखी। और इस सेंटर का उद्देश्य क्या है? मुद्रा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र में मानव संसाधन क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि किया गया है कहाँ पे? वड़िका। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो वड़िका मैसूर कर्नाटक में किया गया। ठीक है, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि आज़ादी के बाद जो है भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? इसके भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर आज़ादी के बाद। ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि पहले जो है भारतीय गवर्नर कौन थे? ये कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक बनाया गया है? देविका सिंह को, मीनाक्षी राय को, डॉक्टर रेणु सिंह को या फिर उपेंद्र मिश्रा को? करेक्ट आंसर सी है, डॉक्टर रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक बनाया गया है। तो ये देखिए, डॉक्टर रेणु सिंह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वन अनुसंधान संस्थान, जो कि कई बार प्रश्नों में पूछा गया है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। और यहाँ का जो प्रमुख नियुक्त किया गया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर रेणु सिंह को किया गया है। और यह जो है डॉक्टर रेणु सिंह इस संस्था की दूसरी महिला निदेशक होंगी। इसके पहले जो है ये प्रभार था वो किसे सौंपा गया था? ये भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के निदेशक अरुण सिंह रावत ने जो है इसका अतिरिक्त प्रभार जो ग्रहण किया था, जिसके बाद इन्होंने जो अरुण सिंह रावत जी ने रेणु सिंह को इस फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा है। अगर हम बात करें भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1909 में हुई थी। और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये जो है संस्था, ये अनुसंधान संस्थान देहरादून भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के तहत एक प्रमुख संस्थान है। ठीक है, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत ये एक एवं शिक्षा परिषद के तहत ये एक
प्रमुख संस्थान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको पहले किस नाम से, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? वन अनुसंधान संस्थान का निदेशक डॉक्टर रेणु सिंह को। अगला और अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किस शहर को यूनेस्को की मदद से साहित्य के शहर के रूप में ब्रांडेड करने का प्रस्ताव दिया गया है? कोची, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड या फिर त्रिशूर? करेक्ट आंसर इस सी है। कोझिकोड को साहित्य के शहर के रूप में ब्रांडेड करने का प्रस्ताव दिया गया है केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को की मदद से। तो कोझिकोड को केरल स्थानीय प्रशासन संस्था यानी कि किला के द्वारा यूनेस्को की मदद से साहित्य के शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में ब्रांडेड करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस ब्रांडिंग से देखा जाए, जब इसे साहित्य के शहर में से ब्रांड किया जाएगा तो इस ब्रांडिंग से कोझिकोड को एक वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। यह देखा जाए, कोझिकोड जो है वो उन 6 शहरों में शामिल है जहाँ पे किला यानी कि केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की योजना क्रिएटिव सिटीज़ के रूप में विकसित करने की है। तो यहाँ पे केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 6 स्थानों को क्रिएटिव सिटीज़ के रूप में विकसित करने का प्लान करा, जिसमें से देखा जाए कोझिकोड भी है। और ये 6 स्थान कौन से? तिरुवनंतपुरम को शांति शहर के रूप में, कोलम को जैव विविधता के शहर के रूप में, कोची को डिज़ाइन शहर के रूप में, त्रिशूर को सीखने के शहर के रूप में और कन्नूर को देखा जाए शिल्प और लोकल कला के शहर के रूप में। ठीक है, यूनेस्को के सिटीज़ ऑफ लिटरेचर प्रोग्राम की बात करें तो यूनेस्को का सिटीज़ ऑफ लिटरेचर प्रोग्राम व्यापक रचनात्मक शहर नेटवर्क का एक भाग है, यानी कि क्रिएटिव सिटीज़ ऑफ नेटवर्क का ही ये हिस्सा है सिटी ऑफ लिटरेचर प्रोग्राम। अगर हम बात करते हैं रचनात्मक शहर नेटवर्क यानी कि क्रिएटिव सिटीज़ ऑफ नेटवर्क की, तो इसकी शुरुआत वर्ष 2004 में किया गया था और इसके तहत 7 रचनात्मक क्षेत्र कौन से हैं? शिल्प एवं लोक कला, मीडिया कला, फिल्म, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य और संगीत। इसके तहत जो है इन 7 क्षेत्रों में सदस्य शहरों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसी में देखा जाए साहित्य के शहर के रूप में जो कि शामिल करने की बात किया गया है किसे? कोझिकोड को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोझिकोड केरल का शहर है। चूँकि हम केरल की बात करें तो ये देखिए आपके सामने भारत का नाम है और सुदूर दक्षिण में आप जाएंगे और पश्चिम की तरफ देखेंगे तो आपको केरल दिख रहा है, जिसकी सीमा देखा जाए तो इसकी एक समुद्रिक सीमा है और बाकी देखा जाए तो 2 राज्यों से अपनी सीमा को ये साझा कर रहा है। और इसमें देखा जाए तो कर्नाटक है और साथ ही साथ तमिलनाडु है और पुडुचेरी का एक भाग जो कि माहे जो भी केरल में स्थित है। ठीक है, केरल की राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है और यहाँ के राज्यपाल केरल के कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने वर्ष 2021 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा है, यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के कितने स्थलों को जोड़ा गया है वर्ष 2021 में, और इसी के साथ साथ भारत के कितने स्थल जो हैं वो विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स में कुछ ऐसा समझने वाला नहीं था, हमने ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्तियों को पढ़ा है। ठीक है, ज़्यादा आज हम लोगों का जो एक तरीके से देखा जाए तो नियुक्तियाँ बहुत सारी थी आज की क्लास में। बाकी जो है डेली करंट अफेयर्स का PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।